नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। क्या बीजेपी एक बार फिर अगस्त क्रांति लाने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई कि संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली है। बीजेपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त को यूसीसी बिल संसद में लाया जा सकता है। 5 अगस्त की तारीख इसलिए क्योंकि 5 अगस्त के दिन ही अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला लिया गया था। 5 अगस्त को ही राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और अनुच्छेद 370 और राम मंदिर के बाद बीजेपी का तीसरा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा, मैनिफेस्टो वाला चुनावी वादा, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो बाकी है। लेकिन सवाल है, यूसीसी पर कानून बनाने से पहले जो जरूरी काम बचे हैं उन्हीं के सरकार इतने कम वक्त में निपटा लेगी। सवाल यह भी है कि सरकार यूसीसी पर विपक्ष को क्या मना लेगी? क्या सहयोगियों के इसके लिए राजी कर लेगी सरकार? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यूसीसी को लेकर अलग अलग धर्मों की आशंका को दूर कर पाएगी सरकार? आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर भरेंगे हुंकार, लेकिन पहले वार पलटवार। तो अगस्त तो साक्षात है आज़ादी का, तो इसीलिए कुछ ये पुरानी पद्धति भारत में कानून कैसा हो, क्यों हो, सबके लिए एक समान क्यों ना हो, तो अगस्त उसके लिए महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई तोहफा देगा ही अगस्त। That the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। जब चुनाव आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके से मुद्दे ढूंढते हैं, न करना है न कर हो पाएगा। जब एक देश एक समान कानून की बात आती है, एक देश एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं होती है? यूसीसी इस देश की जरूरत नहीं है, यूसीसी बीजेपी की जरूरत है कि किसी तरह हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करे। यूसीसी से आपके लिए सत्ता की एक सीढ़ी हो सकती है। What the law seeks to achieve, uniformity of justice. What it seeks to achieve is uniformity of justice, not uniformity of practice. वो विभाजनकारी उनकी नीतियां तो होती है, इसी पे चर्चा हो, इसी पे एजेंडा हो, इसी पे बहस हो। जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य समस्याएं हैं, उनसे ध्यान हट के और इन मुद्दों पे चले जाए। इसको कोई पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है, और अगर देश में क्रिमिनल लॉ सभी लोगों के लिए एक हो सकता है तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता एक? आज 30 जून है और 5 अगस्त मतलब 35 दिन का इंतजार। और क्या एक देश एक विधान तैयार? इसी पर चर्चा करेंगे। जल्दी से आपका परिचय खास मेहमानों से कराते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं मौजूद हैं। आशुतोष वर्मा जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ कलीमुल हफीज साहब, राजनीतिक विश्लेषक, आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं। और साथ ही मौलाना अली कादरी, अध्यक्ष है मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, 5 अगस्त जो कहा जा रहा है, क्या तय माना जाए कि आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड? रोमाना जी, देखिए 75 साल हमारी आज़ादी को हो गए। आज तक हमारा देश यूनिफॉर्म सिविल कोड जानता था, लेकिन जानती है प्रैक्टिस भी एक यूसीसी कर रहा था। वो यूसीसी थी यूनिफॉर्म कॉमन कोड ऑफ करप्शन, यूनिफॉर्म करप्शन कोड। और आज जितने लोग इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं ना, वो सब यूनिफॉर्म करप्शन कोड के सदस्य हैं, जिनकी एक बैठक पटना में हाल ताजा में हुई थी। ये यूनिफॉर्म परिवार कोड के भी सदस्य हैं, जो परिवारवादी दल जितने हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी इनको इसी के है। ये यूनिफॉर्म तुष्टीकरण कोड के भी सदस्य हैं, क्योंकि इनको तुष्टीकरण इनका मंत्र है, राजनीतिक मंत्र। मैं ये पूछता हूँ आपसे कि यदि एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान, फिर यूसीसी में दिक्कत क्या?
सर मेरा सवाल ये और था ये जो हमारी कि मंशा पे यूनिफॉर्म संदेह सिविल करते कोड हैं जो कि है हम ये कभी करेंगे नहीं। जी मेरा सवाल दरअसल बिल्कुल यही था जिस पर आप आ रहे हैं कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सिर्फ विपक्ष पर वार करने वाला बीजेपी का हथियार या फिर 5 अगस्त जो तारीख कही जा रही है लाने की तैयारी कर ली गई है सरकार की तरफ से, यही सवाल था सर। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि विपक्ष हमें मौका क्यों दे रहा है कि हम इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करें। एक सुर में सारे विपक्ष को यूसीसी का समर्थन करना चाहिए कि एक देश में एक कानून हो, बीजेपी का शस्त्र रह ही नहीं जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। ये तो हमें खेलने के लिए दे रहे हैं भैया, ये तो इनकी गलती है। ठीक है, फुल टॉस गेंद डाल रहे हैं जिस पर छक्के बीजेपी जड़ रही है। आशुतोष वर्मा जी तैयार रहिए अगस्त क्रांति के लिए। धन्यवाद रूपा जी। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर लाना चाहती थी तो पिछले 9.5 सालों से इस देश में राज भी इनका है, इन्हें बहुत से लोगों ने काम किया, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लेके आए? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लाना चाहते हैं या सिर्फ इसकी चर्चा करा के देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं 2024 में? इस पर भी हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस पूरी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक ऐसी रूप दे रखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और मुसलमानों की 4 शादी रुक जाएगी और बस यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। नहीं, लेकिन इसके लिए तो वो आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यही तो वो कह रहे थे कि साहब ये मौका दे क्यों रहे हैं बीजेपी को। मतलब वो जो आप कह रहे हैं ना कि साहब क्या ये सिर्फ चर्चा कराकर माहौल बनाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये चर्चा वाला माहौल विपक्ष बनवा रहा है, विपक्षी हमें मौका दे रहा है। आ जाइए सब साथ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपत्ति क्यों? नहीं, आपत्ति क्यों है उसकी बड़ी देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिसकी बात हो रही है इसमें जो 2 पार्ट होते हैं, सब्सटेंसिव पार्ट और प्रोसीजरल पार्ट। सब्सटेंसिव पार्ट में फैमिली पार्ट होता है, प्रॉपर्टी होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, टॉर्ट होता है। फैमिली में एक छोटा सा पार्ट जिसमें मैरिज, सेपरेशन और डाइवोर्स आता है, उसकी खाली बात हो रही है, जिसको ये लोग बड़ी बातें बना के एक अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, लेकिन पहले हमको ये बताइए कि जो हिंदू मैरिज एक्ट, जो हिंदू एक्ट हैं, उसमें जो हमारा हिंदू अविवाहित परिवार है HUF, उसके लिए आपने क्या सोचा है? HUF के बारे में आपने कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? हिंदुओं के अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, दक्षिण भारत में रिश्तेदारियों में शादियां होती हैं, उसके लिए आपने क्या सोचा है? आदिवासी की परंपराओं की क्या सोचा है? जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, जो संथल परगना टेनेंसी एक्ट है, जिसमें उनको जमीन का अधिकार मिलता है, ये तो बिहार के रहने वाले हैं, बताएं उसके लिए आपने क्या सोचा है? नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में 86% SC ST आबादी है, नागालैंड में 86% SC आबादी है, वहां के लिए खासी हिल्स ने जो उनका जो चलता है, उनके लिए क्या सोचा है? उनकी अब मातृत्व शक्ति चलती है, मतलब छोटी बेटी को अपनी जायदाद का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या सोचा है? ठीक है सर। नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल ने आप जो सवाल उठा रहे हैं मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से डॉक्टर अजय आलोक के पास लेकर चलती हूँ। डॉक्टर अजय आलोक, ये जो सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर आशुतोष जी, जवाब सर जल्दी से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आशुतोष जी ने पहली बार हिंदुओं के बारे में थोड़ी चिंता की है, नहीं तो शफीकुर रहमान भट्ट तो सिर्फ मुसलमानों की ही बात करते थे। तो समाजवादी पार्टी का ये पक्ष जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी आश्चर्यचकित मैं ये हुआ हूँ कि आप 3 बार उत्तर प्रदेश में राज कर चुके हैं, आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पता है। यूसीसी अभी आर्टिकल 44 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू आता है। अगर किसी भी एक्ट को हम पार्लियामेंट के थ्रू पास कराने जाएंगे तो पार्लियामेंट में निश्चित तौर पे हर एंगल पे चर्चा होगी, जिसमें मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहिष्कार नहीं करेंगे, आप बहस में भाग लेंगे और खासकर हर मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार रहेंगे, भागेंगे नहीं मोदी विरोध के नाम पे। आपके हर सवालों का माकूल जवाब दिया जाएगा। और आज मतलब सारी चर्चा जो है, सारी चर्चा जो है वो सदन में होगी, संसद के भीतर होगी। शुभ रास्ता, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा, सेंसिटिव मुद्दा। ठीक है, अच्छा जल्दी से आशुतोष जी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं शुभ रास्ता के पास जा रही हूँ। आइए जल्दी से आशुतोष जी। देखिए, विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के ये हमको ये बताएं कि इस देश में 1872 में 3rd लॉ कमीशन में पहली बार कोडिफिकेशन हुआ था क्रिमिनल प्रोसीजर का, क्रिमिनल कोड्स का। आज तक वही चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता हमको बताए क्या कोडिफिकेशन हो गया है?
क्या आपने सिविल कोड्स के लिए कोडिफिकेशन किया है? आपने कोडिफिकेशन तक नहीं किया है। आप चर्चा करवा भी नहीं पा रहे हो। चलिए इसी मुद्दे को लेकर मैं आगे बढ़ रही थी। शुभ्रास्ता जो बात में कह रही थी कि साहब ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और पिछला जो लॉ कमीशन था जिसने कह दिया था कि नहीं साहब इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जिस तरीके की बात उसने कही थी, बावजूद उसके एक अगला लॉ कमीशन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुझाव मांगता है लोगों से। मेरा सवाल ये कि क्या ये जल्दबाजी में सरकार यहां पर नजर आ रही है? क्या जो बात आशुतोष जी कह रहे हैं कि क्या बेहतर ये नहीं होता कि पहले जो सबके पर्सनल लॉज हैं उसको कोडिफाई करने की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कदम अगला, स्टेप बाय स्टेप, मतलब। शुभ्रास्ता। रुमाना जी मुझे लगता है जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं है, ये निर्णय बहुत समय से लंबित था। ये देर क्यों हुई, मैं ये तो सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आखिर इतनी लेट क्यों हुई? क्योंकि जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में जब इस बात को लेकर चर्चा की थी, उस समय माहौल ना बनता देखकर उन्होंने इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला। तो क्या आज हम लोग 7 दशक के बाद भी क्या हम देश में ये माहौल ही नहीं बना पाए कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा नहीं कर सकते? ये सवाल मेरा सिर्फ भाजपा से नहीं है, ये सवाल मेरा विपक्ष और भाजपा दोनों से है, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से है। आशुतोष जी कोडिफिकेशन की बात कह रहे हैं, क्या मैं आज मैं ईमानदारी से पूछना चाहती हूं आशुतोष वर्मा जी से, क्या समाजवादी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है? क्योंकि कोडिफिकेशन, प्रोसीजर, ये सारी चीजें हमारे अपने 500 से ऊपर सांसद जो है उनके हाथों में है, वो चीजें हो जाएंगी। बट प्रिंसिपली क्या समाजवादी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है या नहीं? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा रुमाना जी, तब तक हम आगे किसी भी विषय पर आगे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता। समाजवादी पार्टी का तो मेरे ख्याल से स्टैंड क्लियर है, वो तो यूसीसी के समर्थन में नहीं है। आप आशुतोष वर्मा जी से पूछिए, उनसे पूछ लेते हैं। आशुतोष जी, तो आज ये कोडिफिकेशन की बात क्यों कर? ठीक है आशुतोष जी, 10 सेकंड में अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। जनता को उलझाए नहीं। ओके, गॉट योर पॉइंट। आइए आशुतोष जी। हाँ, देखिए बहुत साफ तरीके से मैं आपको बता दूं, अभी आपकी राजनीतिक विश्लेषण ने बोला कि बाबा साहब ने इसको तब बोला था। बाबा साहब ने, आपने बिल्कुल सही बोला है, बाबा साहब ने इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला था। क्यों बोला था? वो जानते हैं हिंदुस्तान विविधता में एकता की बात करता है। आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की विपक्ष की मांग यही है नहीं, गलत बात है। जितने भी लोग हैं, जितनी भी डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी है, उस पर डिस्कशन करके उसको हटाइए। बिल्कुल गलत। ठीक है, नहीं आप मेरी बात में मत बोलिए, बाद में बोलिएगा। ठीक है, उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी आप जवाब दे दीजिए। आपको जो सबके लिए अच्छा है उसको यूसीसी में एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन आज मेरी बात पूरी होनी दीजिए रुमाना जी, मेरी बात पूरी। लेकिन आज बिना कोडिफिकेशन के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी मैरिज एक्ट पे आप बात करके आप सिर्फ ये जताना चाहते हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि यूसीसी लाने से हम 4 शादियां रोक देंगे। ठीक है, हाँ, तो फिर आरोप घूम फिर कर फिर वहीं आता है ना डॉक्टर अजय आलोक कि साहब यूसीसी के जरिए चुनावी माहौल गरमाना, यूसीसी के जरिए समाज को बांटना, वो 80-20 वाला माहौल गरमाने के लिए विपक्ष मुख्य तौर पर यही आरोप लगाकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर। डॉक्टर अजय आलोक, तो ये तो हमारा ही काम कर रहे हैं ना। फिर अगर हमारी ये मंशा है और विपक्ष ये बात बोल रहा है कि हम 4 शादी रोकने के लिए खिला रहे हैं, अभी तो हिंदू हितों की इतनी चिंता कर रहे थे, अभी आ गए ना अपनी रंग दिखाने के लिए कि 4 शादियों की बात हो गई। अरे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप किधर हैं भाई? आप मुसलमान के लिए चिंतित हैं कि आप हिंदू के लिए चिंतित हैं या देश के लिए चिंतित हैं? ये तो बता दीजिए। देश तो सबका है, हिंदू मुसलमान कलीमुल हफीज साहब, क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है देश में एक कानून का, सबको समान अधिकार ताकि मिल सके? कलीमुल हफीज, देखिए इस मुल्क की जो ताकत है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और जब आप इसकी विविधता यानी यूनिटी, जो इसकी डाइवर्सिटी को ख़त्म करेंगे तो इस मुल्क की रूह को ख़त्म करेंगे, आप मुल्क को कमज़ोर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी वो काम लगातार कर रही है। सिर्फ अपने सिविल कोड से जो डाइवर्सिटी है मुल्क की वो खत्म होगी, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, वो इस तरह से ख़त्म होगी कि जिस तरह का जो स्पेशल अधिकार यानी अल्पसंख्यकों को मिला हुआ है, खुद भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है ऐसे शिरोमणि अकाली दल, उसने इसका विरोध कर दिया। दूसरा, नागालैंड एनडीपीपी में जो इनकी सहयोगी पार्टी है एनडीपीपी, उसने बाकायदा खुल के इसका विरोध कर लिया। इसके अलावा जो मेघालय में खासी हिल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है, उसने 24 जून को बाकायदा प्रस्ताव पास कर दिया। मिजोरम ने अपनी विधानसभा में फरवरी में प्रस्ताव पास कर दिया इसके खिलाफ। झारखंड में 30 आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस ने आदिवासी समन्वय समिति बनाकर बाकायदा इसका विरोध किया, और अब 5 जुलाई को वो धरना देने जा रहे हैं
झारखंड के गवर्नर के सामने। तो सवाल ये है, और इसी तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सारे आदिवासी समूहों में इसको लेकर चिंता है और इनकी नीयत पे शक है कि ये जो स्पेशल प्रोविजन है उनके लिए, जो उनके लिए अलग से अधिकार है, वो इसको छीनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जल, जंगल, जमीन का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी के जो पूंजीपति दोस्त हैं उनको वो देना चाहती है। तो मुसलमानों पे निशाना साध करके, यानी कि समाज में ध्रुवीकरण करके, वो अपना दूसरा मकसद हल कर रही है। तो ये जो इसकी नीयत में जो खोट है, अब जाहिर बात है बिल्कुल अलग एंगल लेकर आ गए आप, बिल्कुल अलग एंगल लेकर आ गए यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि साहब वो आदिवासियों को जो जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार है, कहीं ना कहीं उसको बैकडोर से हथियाने वाला ये चैनल यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सामने निशाने पर मुसलमान। मुझे लगता है अश्विनी उपाध्याय जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। आपको बाकायदा नाम बताएं, जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताएं। आपने बिल्कुल बताया और सबने सुना, जवाब लेते हैं ना। अश्विनी उपाध्याय जी आइए, आप तो लगातार वकालत करते रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, लेकिन यहाँ पर आपने सुन लिया ना, करीमुल हफीज साहब कह रहे हैं ये तो जल, जंगल, जमीन हथियाने का बैकडोर वाला चैनल है। रोमाना जी, ये यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं, टैक्स कोड नहीं है, यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं में कोई इंटरफेरेंस हो जाएगा। सहयोगी पार्टी क्यों अपोज जो कर रही अपना है? अजान देते हैं, अजान देते रहेंगे, नमाज प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। हाँ, जैसे लोग जैसे नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ेंगे, जो मंदिर जाते हैं मंदिर जाएंगे, चर्च वाले चर्च जाएंगे, गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारे जाएंगे, निकाह नामा वैसे ही पढ़ा जाएगा, 7 फेरे वैसे ही होगा, सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा। केवल होगा क्या, आप जरा सोचिए, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, इसका धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी एक हो जाएगी, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट देश की सभी बेटियों को मिल जाएगा, वसीयत का इक्वल राइट हो जाएगा, विरासत का इक्वल राइट हो जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा। ये 10 बदलाव आएंगे, और इन 10 बदलाव में न हिंदू धर्म में कोई इंटरफेरेंस, न इस्लाम में कोई इंटरफेरेंस, न क्रिश्चियनिटी में कोई इंटरफेरेंस, न आपके सिखिज्म में कोई इंटरफेरेंस, कोई है ही नहीं। और जहां तक बार ये संविधान की दुहाई आर्टिकल 25-30 हमको अधिकार देता है, समझिए, आर्टिकल 25 आपको धर्म पालन का अधिकार देता है, आर्टिकल 25 आपको रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं, प्रथा को पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। बाकी आपको सरकार, बाकी सब जगह आपको टैक्स कोड सरकार वाला चाहिए, बैंक में ब्याज ठीक है, बाकी आपको पिनल कोड सही है, पिनल कोड में कहे नहीं कहेंगे भैया हमको एक काम करो, चोरी हो तो हमारा वाला हाथ काट दो, अगर बलात्कार करे तो लिंग काट दो, अगर कोई बिजली की चोरी करे उसको बिजली का झटका दे दो, अगर कोई चाकुओं से हत्या करे तो उसको चाकुओं से मार मार के हत्या कर दो, अगर कोई बम विस्फोट करे तो उसके शरीर में बम बांध के उसको बम से उड़ा दो। वहां शरिया नहीं चाहिए, जहां बहन बेटियों को अधिकार देना है वहां शरिया चाहिए, बाकी सब टैक्स कोड भी आपने बहुत ही खूबसूरती से बात रख दी है और बहुत ही क्लियरली आपने अपनी बात रख दी है, बिना किसी लाग लपेट के, कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो बेटियों को खास तौर से इससे फायदा मिलेगा, बेटियों को अधिकार दिलाएगा। मौलाना अली कादरी साहब, फिर सबसे ज्यादा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर किसी एक तबके, एक समुदाय से विरोध के स्वर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार मुस्लिम समुदाय, मौलानाओं को हम देख रहे हैं वो इसके विरोध में आ रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? देखिए रुमाना जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से हर वक्त यही बात कह रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड का मसला डायरेक्टली मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए और अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, ये जो कॉमन सिविल कोड है खाली मुसलमान या सिख या ईसाई या हिंदुओं के लिए आने वाला नहीं है, सारे देश का एक ही कानून होगा, ये बात तो अपनी जगह तय है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि सारों को एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाएंगे, ट्राइबल्स को कैसे लाएंगे, क्रिश्चियंस को कैसे लाएंगे, खुद हिंदुओं में इतनी सभ्यताएं हैं तो उनको एक जगह कैसे जमा किया जाएगा, ये तो देखने लायक बात होगी कि मोदी सरकार जब कॉमन सिविल कोड का ऐलान कर रही है तो इसको पॉसिबल कैसे करेगी। लेकिन एक शिकायत मेरी अपनी मीडिया से भी है, वो ये है कि जब कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती है तो आप बुर्का पोश खवातीन को बता देती हैं, टोपी वाले मर्द हजरात को बताते हैं। अरे ये मसला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है ही नहीं। पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारे अपने देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, एक जमाने दराज से मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को
गुमराह करते आया है। सर आप जो शिकायत मीडिया से कर रहे हैं, मैं चर्चा जरा सा आशुतोष वर्मा जी के पास लेकर चलती हूँ, और वो इसलिए कि भाई आशुतोष वर्मा जी की पार्टी के बड़े नेता है ना, चाहे डॉक्टर एसटी हसन हो, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, वो लोग मीडिया के सामने आते हैं और वही लोग कहते हैं कि साहब मुसलमान इस देश में सिर्फ मौलानाओं की बात मानेगा, इस तरीके की बातें। ये शरिया, ये हमारे शरिया के हिसाब से जो कामकाज हो रहा है, जो हम फैसले ले रहे हैं, उसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप ना किया जाए। फारूक अब्दुल्ला साहब सामने आते हैं, सर फारूक अब्दुल्ला साहब सामने आते हैं, वो कहते हैं कि साहब तूफान आ जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। तो सर ये भी तो देखिए ना बयान किसकी तरफ से आ रहा है। रुमाना जी मुझे सेकंड जी, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि मुसलमानों में ये अवेयरनेस की जरूरत है कि जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो कोई मस्जिद से अजान नहीं रुकेगी। कॉमन सिविल कोड आएगा तो कोई दरगाह पर पाबंदी नहीं लगेगी। बिल्कुल सर, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं कि अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है, और इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा मंच से भी किया कि इस देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम यूसीसी के नाम पर कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। आशुतोष जी, चुनावी फायदे के लिए सर भ्रमित किया जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं रुमाना जी, ये कौन करना चाह रहा है? अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बहुत अच्छी बात करी कि इन्होंने कहा कि कुछ भी धर्म में बदला नहीं जाएगा। हम भी कह रहे हैं कुछ नहीं बदला जाएगा, और ये मुसलमानों से लेकर है ही नहीं। मैंने तो अपने पहले वक्तव्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मेरे ये 5 पॉइंट का जवाब दे दे, सुप्रीम कोर्ट के बैठे वकील वो भी दे दे, भारतीय सांसदों को समझा दीजिए ना। शफीकुर रहमान बर्क साहब, डॉक्टर एसटी हसन साहब, वो ऐसी भ्रमित करने वाले बयान क्यों देते हैं? उनको क्यों लगता है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा, शरिया खतरे में आ जाएगा? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ सर, हम तो रात दिन यही खबरें चला रहे हैं, उन्हीं के बयान हम सुनाते हैं। आइए रखिए अपनी बात। मुझे पता है आप सिर्फ वही चलाती हैं, हमको पता आप सिर्फ वही चलाती हैं, लेकिन उसमें आप क्या चलाती हैं, किस संदर्भ में चलाती हैं, ये बताना जरूरी है। जब आप उनसे खाली बात करेंगे, सुमा जी आपने मुझे सवाल पूछा तो जवाब लीजिए जी। देखिए, अगर आप किसी मुसलमान से मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बात करेंगे तो वो साफ साफ कहेगा कि इसमें बैठ के बात करें। क्या इस देश में 3 तलाक खत्म हुआ कि नहीं हुआ? क्या मुसलमानों ने तलवार लेके खींच दी कि नहीं खत्म करेंगे? बात हुई। लेकिन आप लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया कि मुसलमान इस देश की सबसे जाहिल कौम है, हम बताएंगे मुसलमानों के लिए क्या है। आप मुसलमानों से नहीं पूछेंगे क्या होना है? क्या उनको नहीं पता है? क्या उनके पास साइंटिस्ट नहीं होते, रिसर्चर्स नहीं होते, वकील नहीं होते? सिर्फ आप ही अकलमंद है? अमित शाह जी और मोदी जी अकलमंद है? जरा सा माफी के साथ आपसे कि साहब मीडिया ने प्रोजेक्ट कर दिया कि इस देश में सबसे जाहिल कौम मुसलमान है। मुझे लगता है जरा उन नेताओं को भी सर अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए जिन्होंने पिछले 70 साल तक इस देश पर राज किया, कि उन्होंने जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उस मामले में मुसलमानों को कहां खड़ा किया। और सर इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देख लेंगे ना सर, तो आपको पता चल जाएगा कि इस देश में मुसलमान शिक्षा के लिहाज से कहां पर खड़े होते हैं, आर्थिक लिहाज से कहां पर खड़े होते हैं, और क्या दर्जा इस देश में मुसलमानों का है। और मुसलमानों की इस दुर्गति के लिए वो लोग जिन्होंने 70 साल तक इस देश पर राज किया, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते सर, बच नहीं सकते। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं जरा सा शुभ रास्ता का रुख कर लूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास दोबारा आ रही हूं। शुभ रास्ता, जो बात यहाँ पर आशुतोष जी कर रहे हैं कि साहब, सर आपने अपनी बात रख दी है, मुझे शुभ रास्ता के पास जाना है। शुभ रास्ता, जो बात आशुतोष कर रहे हैं कि साहब बात करने की जरूरत है, संवाद करने की जरूरत है, तो क्या वही काम नहीं हो रहा है? और उसी बात और संवाद में जो पहला पड़ाव है वहीं पर नहीं, ये नहीं आ सकता, आ गया तो तूफान आ जाएगा। ये हमारी शरिया लॉ में दखल अंदाजी है। ये जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, इन्हें किस रूप में देखा जाए? शुभ रास्ता। रोमाना जी, इसीलिए मैंने बहुत पहले से मैं फैक्ट चेक करना चाह रही हूँ। आशुतोष जी ने बड़े आसानी से कह दिया कि अंबेडकर जी ने उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया, ये कहकर कि हमारा देश विविधताओं का देश है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फैक्ट चेक, ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की पूरी संवेदना यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ थी। लेकिन सुनिए, अगर नहीं पता है तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स पढ़िए, उस समय के मुसलमान नेताओं ने भी इसका समर्थन किया था। ये कहा था कि चूंकि अभी देश में ऐसा माहौल नहीं है, इसीलिए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला जा रहा है कि कल आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए जब माहौल सही रहे। तो रोमाना जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में कई सालों तक शासन किया इन्होंने, उसी वही उत्तर प्रदेश जहां पर किसी को कोई समस्या नहीं था यूनिफॉर्म सिविल कोड से, यह भी हमारे हिस्ट्री का पार्ट है। आप उठा करके देखिए प्रोविंसेस का इतिहास। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी को आज इस तरीके के बयानबाजी करने की जरूरत पड़ती है?
दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ रोमाना जी, बात जहां पर ये बात कई बार कही जाती है, हिंदू मुसलमान किया जाता है इस पूरे इशू से, ये बात सच है कि आदिवासी समाज की तरफ से विरोध तब भी था, आज भी था। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट में सबसे पुरजोर विरोध आदिवासी समाज की तरफ से था। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहती हूं कि आप जो ड्राफ्ट बिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसकी बात अश्विनी उपाध्याय जी कर रहे हैं कि ये 10 चीजें होंगी, वो पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हो। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, अगर उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना, इसको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनली करना, सुन लीजिए 1 मिनट। तो मैं चाहती हूं कि एक ड्राफ्ट ये सांसदों की तरफ से आए, चाहे वो सर्वदल सांसदों की तरफ से आए, कि आप एक सेक्युलर कानून लेकर आइए ना यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर। लेकिन ये काम नहीं होगा रोमाना जी, ये काम इससे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चंद बैठे जो लोग हैं जिनको केवल और केवल धर्म की राजनीति करनी है। यहाँ पर मौलाना अली कादरी जी जो बात कह रहे हैं, उनकी बात मुसलमान की बात तो वो भी है, लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी क्यों नहीं समझती, ये बात राजद क्यों नहीं समझती? राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है। समाज का आप जो पॉइंट कह रही हैं, कादरी साहब ने जितनी बेबाकी से अपनी बात रखी है, दो टूक अंदाज में, आशुतोष जी, राजनीतिक दलों की मजबूरी यही कि उनको वोट बैंक के नाम पर चुनावी रोटियां सेकनी है, इसी वजह से भ्रम फैलाना है, इसी वजह से बयान देना है। बिल्कुल, मैं रोमाना जी इसी बात को शुरुआत से बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव की है। अगर वो वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना चाहती है, सुभाष ने बड़ा अच्छा बोला, उसको वेबसाइट पर डाल के देखें उसके ड्राफ्ट को और डिस्कशन करें। लेकिन आप तो बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप अमेरिका से आए, कब ये एक देश में 2 कानून नहीं हो सकता है, बस लो हो गया। पर सर अभी तो लॉ कमीशन की तरफ से सुझाव मांगे गए हैं, नहीं कर सकते। जरा सा वो कहते हैं ना, संयम, तहम्मुल, जरा इंतजार, क्योंकि 14 जुलाई तक तो समय है ना आशुतोष जी। लॉ कमीशन की तरफ से जो सुझाव मांगे गए हैं 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक तो सुझाव का समय मांगा गया है। अच्छा मुझे बताइए, आपकी पार्टी की तरफ से सुझाव दिया गया है? अभी तक आपकी पार्टी ने कुछ सुझाव दिए सर? आप रमणा जी एग्जैक्टली जी, अगर मैं अनइंटरप्टेड 5 सेकंड बोल लूं तो कम से कम है, आप बोलने नहीं देती हैं सर। आप मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, अनइंटरप्टेड 1872 में आप बोलने कहां देती हैं, उसमें भी आप टोक देती हैं। मैं ये सिर्फ सिंपल सी बात कहता हूं, 1872 से लेकर 150 साल हो गए सिविल क्रिमिनल कोड का कोडिफिकेशन हुआ, उसके बाद से कोडिफिकेशन नहीं हुआ, उसी पे अमेंडमेंट होता रहा है। 150 साल से चल रही कोई परंपरा चल रही है, और आज आपने एक भी कोडिफिकेशन नहीं किया, और आप 1 महीने में चाहती हैं कोडिफिकेशन भी हो जाए, लॉ भी बन जाए, डिस्कशन भी हो जाए और हम चुनाव जीत जाएं। भारतीय जनता पार्टी असल में चाहती ही नहीं है, इस पे डिस्कशन भी नहीं चाहती है, इसको थोपना चाहती है, इसको सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण राजनीति करना चाहती है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करना चाहती है। हो गया 30 सेकंड, करना चाहती है तो बात करें ना। हो गया 30 सेकंड आपका, आप रिपीट कर रहे हैं सर। आप बार-बार बीजेपी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति उसी बात पर आ जाते हैं। मैंने जो सवाल पूछा था, समाजवादी पार्टी ने सुझाव भेजा कुछ, यूसीसी को लेकर आपने कोई सुझाव भेजा? सच यही लॉ कमीशन को आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से सुझाव भेजा गया, हाँ या ना? रोमाना जी, जब हम लोग बात करेंगे, जब डिस्कशन होगा तो सुझाव भी भेजा जाएगा। अच्छा, अभी नहीं क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सदन में 150 बिल बिना डिस्कशन के पास? रोमाना जी, मैं वो पार्टी लेकिन डॉक्टर अजय आलोक बहुत देर से जवाब देना चाह रहे हैं आशुतोष जी को, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आइए डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, 2-3 बातें हैं जो आज देश के सामने स्पष्ट होना चाहिए रोमाना जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही थी, आज कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख हल आई हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग जो केरला की पार्टी है, उसके सांसद मोहम्मद इस्माइल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू जी के सामने और पटेल जी के सामने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि शरिया लॉ का इनकॉर्पोरेशन हो भारत के संविधान में, जबकि भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया था। उस पर पटेल जी ने कहा कि जिसको शरिया चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए, और उस वक्त सब मुसलमानों ने समर्थन किया था। तो आज शरिया की बात फिर कहाँ से हो रही है यूसीसी के नाम पर? दूसरी बात, समाजवादी पार्टी कह रही है डिस्कशन नहीं, माहौल नहीं बनता है, बातचीत नहीं होती है। 2018 में पहली बार लॉ कमीशन जब लेके आया था तो क्या उस वक्त देश में चर्चा नहीं शुरू हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड? लॉ कमीशन ने कहा भी जरूरत नहीं है, 22वें लॉ कमीशन ने फिर चर्चा मांगी, एक देश में चर्चा शुरू हुई है। ये चर्चा को जहरीला क्यों कर रहे हैं? ये चर्चा का अगर हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं तो शांत रहें, लेकिन इनको मुस्लिम तरफदारी और शरिया की तरफदारी करने की इस देश में जरूरत क्या है भाई? इतने अच्छे से आपको अभी अश्विनी जी ने समझाया क्या क्या बदलाव होंगे। हिंदू पक्ष में आदिवासी पक्ष की जो समस्याएं शुभ्राष्टा ने बताई, भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए उसका भी सुझाव दिया।
आपको क्या लगता है कि जब सरकार इसकी तरफ बढ़ेगी और पार्टी इसकी तरफ बढ़ेगी तो एक एक पक्ष का सुझाव लिया नहीं जाएगा, एक तरफा लॉ हो जाएगा? इंडिया में संभव है ये? डॉक्टर अजय आलोक, और मैं इस बात से बिल्कुल मंशा नहीं है ये अभी करने की, आपने जो और हमारी मंशा है मुस्लिम तरफदारी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इसमें कोई मुस्लिम तरफदारी नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ जो सरकार यूसीसी को लेकर मन बनाकर कदम आगे बढ़ा रही है वो सीधे सीधे समान अधिकार की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है अब मौलाना अली कादरी को आना चाहिए, और मौलाना अली कादरी को खासतौर से जो नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं जिससे समाज में एक गलत संदेश जा रहा है, भ्रम फैल रहा है, उसको दूर करने के लिए मौलाना अली कादरी साहब दो टूक अंदाज में बताइए मेरे दर्शकों को यूसीसी की अहमियत। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि एक जमाने दराज से हमारे जो अपना रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड जिसको कहा जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनकी जानिब से कभी भी मुसलमानों को अवेयर करने की और हकायक बताने की कोशिश नहीं की गई। हर वक्त अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार जरूर माने। अभी आप देखिए कि यूसीसी का ड्राफ्ट आया नहीं, अभी यूसीसी क्या होगा किसी को पता नहीं, उसके अंदर क्या आर्टिकल्स आएंगे, क्या उसके अंदर पैराज रहेंगे, किसी को नहीं मालूम। लेकिन हु हल्ला शुरू कर दिया पर्सनल लॉ बोर्ड कि यह शरीयत में मुदाखिलत है। मैं बारहा चैनल्स के जरिए से कह रहा हूं कि ड्राफ्ट का वेट करो, हम देखेंगे कि उसमें मजहब में क्या मुदाखिलत होगी। अरे जब सारे मजाहिब है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके अपने अपने पर्सनल लॉज है, तो किसी के मजहब में मुदाखिलत नहीं होगी तो केवल क्या मुसलमानों के मजहब में मुदाखिलत होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये एक पॉलिसी है मैडम। अब जितने भी हमारे अपने मुस्लिम सांसद है, अभी जैसा कि एक पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये एक जमाने दराज से यही तो करते आ रहे हैं कि मुसलमानों को डराओ और इनका वोट लो और इख्तिदार की गद्दी तक पहुंचो, इख्तिदार के मजे लो। मुसलमानों को कभी कोई रिजर्वेशन की बात नहीं की, कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया, कभी इनको पढ़ाने की कोशिश नहीं की, कभी इनको रोजगार देने की कोशिश नहीं की। यह जरूर है कि जहां कहीं पर भी हो मुसलमानों के दिल में डर पैदा करो, भय पैदा करो और ये कहो कि हम आपके लिए खड़े हैं, आप हमें चुनो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। ये बात आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, और इसीलिए आज के शो में हमारी पूरी कोशिश यही है कि वो जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो जो डर दिखाया जा रहा है, वो जो हवा खड़ा किया जा रहा है, वो भी तब जबकि अब तक यूसीसी कैसा होगा उसका ड्राफ्ट तक सामने नहीं आया है, उसी को दूर करने का काम हम यहां पर कर रहे हैं। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन अश्विनी जी का, उसके बाद कलीमुल हफीज साहब आपके पास आ रही हूं। अश्विनी जी, ये डर, ये भ्रम बिल्कुल बेजा क्यों है यूसीसी को लेकर जो नेताओं की तरफ से फैलाया जा रहा है, इस पर दो टुक अंदाज में जल्दी से अपनी बात रख दीजिए सर। देखिए, इस देश की 80% समस्याओं के लिए वोट जीवी और नोट जीवी नेता ही जिम्मेदार है। वो चाहते हैं समाज को बांट दें, सत्ता मिल जाए, उसके बाद लूटे, खजाना लूटे। और ये जो इतने वोट जीवी नोट जीवी ऐसे बयान देते हैं, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस बना रखा है, किसी ने लंदन में बना रखा है, उनका काम ही यही है। मैं मूल विषय पे आता हूं जी। मैं कह रहा हूं अगर राधा और आसमा का और बेनजीर का सबकी शादी की उम्र 18 साल हो जाएगी तो इसमें कहां से कौन सा रिलीजन खतरे में आ गया? सही बात। अगर 18 साल के पहले, 16 साल के पहले या 15 साल के पहले किसी ने निकाह कर दिया, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाएगा, तो कहां से खतरे में आ गया? आपको रोमाना जी जान के आश्चर्य हो गया, आज की डेट में इन्वायरमेंट बदल चुका है। पोल्यूशन वगैरह के कारण कई बार 8 साल में पीरियड आ जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर 8 साल में पीरियड आ गया तो क्या वो लड़की शादी के लायक हो गई? नहीं हुई। अरे भैया, सब बच्चियां पढ़े, सबकी बेटियां पढ़े, सब अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, सब अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, तो सभी बेटियों का अधिकार अलग अलग क्यों? रोमाना की बेटी का अधिकार और अश्विनी उपाध्याय की बेटी का अधिकार अलग अलग क्यों? सबका एक होना चाहिए, सबको प्रॉपर्टी का इक्वल राइट होना चाहिए, सबको वसीयत का इक्वल राइट होना चाहिए। बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं कलीमुल हफीज साहब, इसमें दिक्कत क्या है? धर्म के चश्मे को उतार कर क्या समान अधिकार के चश्मे से यूसीसी को नहीं देखना चाहिए सर? मुझे लगता है तब सारा भेद ही खत्म हो जाएगा। देखिए, ये भी जो हमारे अश्विनी जी ने बात कही कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज की जी, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019 से 21 के बीच में हुआ, वो ये कहता है कि हिंदू और मुसलमानों की जो एवरेज एज ऑफ मैरिज है वो 18.7 ईयर्स है। तो इसलिए आप भ्रम मत फैलाइए अश्विनी जी, बराबर पे हैं सब, सिर्फ जैन की जरूरत 22.7 ईयर्स है। अब आते हैं डर की बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है।
ये हर वो काम करती है, यानी जुल्म करती है और जुल्म करते हुए नजर आना चाहती है ताकि इसके अपने कोर वोटर खुश हो जाएं। यानी इसके जुल्म, इसकी जनविरोधी देखिए। आप ही से पूछ रही हूँ सवाल, मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ कि आपने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया सर। जी हाँ, मैं वो जुल्म जो बात आप कह रहे हैं सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मंच से खड़े होकर कहते हैं कि साहब पसमानदा मुसलमान जिसके साथ हमेशा इस देश के अंदर वोटों की राजनीति की वजह से उसको निशाने पर लिया गया, उसका शोषण किया गया, उस तक पहुंचिए, वो तो ये मंत्र दे रहे हैं सर। देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के सबसे बड़ा नेता मानते हैं आप उनको या नहीं मानते हैं? उनकी तरफ से तो अपने कार्यकर्ताओं को यह पाठ पढ़ाया जा रहा है कि साहब पहुंचो, उस पसमानदा मुस्लिम के पास पहुंचो जिसको कभी अधिकार और हक मिल नहीं पाया, उसको जोड़ो देश की मुख्य धारा से। और सर जितनी योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं सर शाम 7:30 बजे भारत की बात में एक सीरीज एबीपी न्यूज दिखाता है मोदी और मुसलमान, और उसमें सर जो गरीब, जो पिछड़ा, जो पसमानदा मुसलमान है वो दिल खोलकर मोदी की तारीफ करता है सर। औरतें जो हैं सर सिर पर दुपट्टा ढककर आती हैं और मोदी के लिए दुआएं मांगती हुई नजर आती हैं, कहती हैं कि जो 70 साल में इस देश में नहीं हुआ, जो हमको अधिकार नहीं मिला, हमारे घर पर यह छत मोदी की वजह से है, मेरे घर में बिजली मोदी की वजह से है। तो आप कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं और कौन से डर की बात कर रहे हैं? देखिए, देश के सबसे बड़े नेता ने 9 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो पहले ही सवाल में पूरी विजिट की हवा निकल गई और वहां वो जवाब नहीं दे पाए, इधर उधर की आए बाएं शाएं बात करने लगे। अब मैं बताता हूं कि कैसे वो जुल्म कर रहे हैं। देखिए, देश की जीडीपी बढ़ रही है, हर कम्युनिटी का सब बजट बढ़ रहा है, लेकिन मुसलमान का बजट जो पहले ही 0.1% से कम था, 5,000 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उसको 40% कम करके 3,000 करोड़ कर दिया। जिस तरह से जो पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे मौलाना आजाद फेलोशिप लेके हायर एजुकेशन ले पे जाते थे। इस सरकार ने इस सरकार में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है मुसलमानों की, चाहे वो अखलाक हो, पहलू हो, जुनेद हो, नासिर हो, आसिफ हो, शहजाद हो, ये सब पसमानदा है। ये मोदी जी कहते कुछ हैं और इनके जो चेले चपाटे हैं वो जो ग्राउंड पे जाके मुसलमानों पे जुल्म ढाते हैं वो अलग है। उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चलता है, उन्हीं के हिजाब पे। कलीमुल हफीज साहब आ रही हूं एक मिनट, मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास जाऊंगी प्लीज। बस मैं ये कहना चाहती हूं कलीमुल हफीज साहब कि आप इतने पढ़े लिखे, इतने काबिल शख्स है सर, कानून व्यवस्था को लेकर आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं सर, तो क्या आप भूल जाते हैं कि कानून व्यवस्था इस देश में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? और सर मुझे शिकायत, एक सेकंड, और मुझे शिकायत इस बात पर भी है सर कि अमेरिका, वॉशिंगटन का एक सवाल आपको सुनाई पड़ता है, लेकिन उस पर लोकतंत्र को लेकर जो पाठ पढ़ाया गया उसको आप अनसुना कर देते हैं, जो जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। और मुझे शिकायत इस बात को लेकर भी है सर कि यहां हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों तक पहुंचने और मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, वो भी कलीमुल्लाह साहब को सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आपकी जो शिकायतें हैं उसको लेकर मैं चलती हूं। आप बताइए ना, बजट क्यों कम किया? बताएं। डॉक्टर अजय आलोक जवाब देंगे, आइए डॉक्टर अजय आलोक। चक्कर है कि नफरत से बुझे हुए जब बोल होते हैं ना, नफरत से बुझे हुए जब बोल होते हैं तो कान से भी सुनना बंद हो जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री की बात सुन नहीं पाते। सर आप जवाब सुन लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात कर, एक मिनट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जरा बताएं तो हज का कोटा ये असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़वाया है पाकिस्तान, ये या प्रधानमंत्री मोदी ने? हज का जो 2 लाख मुसलमानों के लिए सबका, अभी 3 करोड़ घर जो बने हैं, 3 करोड़ घर जो बने हैं उसमें लाभार्थी सबसे ज्यादा मुसलमान है या नहीं? झूठ मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले। रोमाना जी, इनका फेडर डाउन कीजिए, ये जानबूझ के चिल्ला रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी कलीमुल हफीज साहब, प्लीज आइए डॉक्टर अजय आलोक। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो क्या उसमें मुसलमान शामिल नहीं है? लाभार्थी योजना में 4 करोड़ घर आज जो दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्या उसमें मुसलमानों को घर नहीं मिला? सबसे ज्यादा मिला है, ये बता देता हूं, चेक कर लीजिएगा जाके। जहां पे आप बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में ना, वहीं सबसे ज्यादा मिला है। जब हम बात करते हैं किसान सम्मान निधि योजना की, तो क्या उसमें मुस्लिम किसान परिवारों को पैसे नहीं मिले? किसको हमने छोड़ा है? जो आप कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म करते हो, गलत नैरेटिव फैलाते हैं आप। देश पे, देश की रूलिंग पार्टी पे आप कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म करती है। शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए भी? सबसे पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की अगर आप बात करेंगे, तो एज ए इंडिविजुअल कहता हूं, इस देश में जब समानता है, सबको एक समान देखा जा रहा है, एक नजरों से देखा जा रहा है, तो माइनॉरिटीज को अपने लिए अलग से मिनिस्ट्री चाहिए क्यों? तो खत्म कर दीजिए। यही तो तुष्टीकरण है आपकी, इसी सबसे दिमाग खराब हुआ। स्पेशल प्रिविलेज, तुष्टीकरण की राजनीति करते 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 75 साल में इसको अपना हक मान बैठे हैं। अच्छा,
निकलिए इस मानसिकता से बाहर। मुझे 5 सेकंड समानता का कानून होगा देश में, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक इस बात से देश को निकलना पड़ेगा। सभी भारतीय हैं, ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की राजनीति बहुत हो गई, मोदी जी से खत्म करना चाहते हैं। हर कोई भारतीय है, भारत का बन के आगे बढ़ना है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं जवाब लूंगी कलीमुल साहब से, लेकिन उससे पहले क्या आप यहां पर ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं संकेतों के जरिए कि साहब आने वाले समय में देश से जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो खत्म की जा सकती है? क्या आप ये कह रहे हैं? क्या बात कर रही हैं आप रोमाना जी? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के थ्रू इतने काम हो रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं, हज भवन का निर्माण हो रहा है, हर चीज हो रहा है। मैं आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री खत्म करने की बात मुझसे कहां से कर रही हैं? नहीं, आप मैं कह रहा हूं कि ये सब शुरुआत है। आप अलग अलग चश्मे से अलग अलग कम्युनिटी को क्यों देख रहे हैं? ठीक है, अलग अलग चश्मे से अलग अलग कम्युनिटी को देख क्यों रहे हैं? ठीक है, ठीक है। आइए 30 सेकंड के लिए कलीमुल साहब, उसके बाद आ रही हूं आशुतोष जी आपके पास। इसी साल का ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे बताता है कि मुसलमान 1,78,000 एनरोलमेंट कम हुआ। सारी कम्युनिटीज, खासतौर से जो SC ST कम्युनिटीज भी थी, उनका हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ा है, लेकिन मुसलमानों का 8% कम हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मुस्लिम विरोधी नीतियां हैं, यूएस के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उनके पूरे जो मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन से जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट मिलती थी वो भी बंद कर दी। इनके एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, और जो नाम के लिए भी थे उनको भी इन्होंने ड्रॉप कर दिया। एक भी उनके पास लोकसभा में MP नहीं है। चलिए सर, मुसलमानों को इज्जत नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये कहते हुए कि साहब हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति जो है उससे देश का हित तो नहीं होने वाला, और खासतौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेहतर यही है कि धर्म के चश्मे को उतारकर समान अधिकार के चश्मे से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले को देखा जाए, जो देश के हित के लिए जरूरी है।